जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहे संघर्ष है उसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। इसमें हम ये जानेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है जिसकी वजह से संघर्ष देखने को मिल रहा है, और अगर ये संघर्ष आज के दिन में है तो इसके पीछे का अपना कुछ इतिहास है, तो उस इतिहास को यहाँ पर देखेंगे। और इस संघर्ष के बीच में कुछ विवादित प्रदेश है, उनकी लिस्ट देखेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला पॉइंट है कि वर्तमान संघर्ष हेतु उत्तरदायी कारण क्या है। तो वर्तमान समय में जो इजराइल की सरकार है इसने वेस्ट बैंक के पास जो स्थित बस्तियां हैं उनके विस्तार की बात की है, उनके विस्तार की घोषणा की है। अभी क्यों की है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से एक प्रस्ताव आया था जिसके बाद ये घोषणा जो है इजराइल की सरकार ने किया है। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो प्रस्ताव था उसमें ऐसी कौन सी बात थी? तो उसमें यह था कि जो वेस्ट बैंक के पास स्थित जो बस्तियां हैं उनका कोई कानूनी वैधता नहीं है, वो कानूनी वैधता को प्रमाणित नहीं करते हैं। तो इस वजह से इजराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक की स्थित जो बस्तियां थी उनके विस्तार की बात की। दूसरा कारण था अल अक्सा मस्जिद में जो संघर्ष चल रहा था। अब ये अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। तो इजराइल की जो दंगा विरोधी पुलिस थी और फिलिस्तीनी थे, इनके मध्य टकराव हुआ। अब ये जो टकराव हुआ वो कहाँ पर हुआ? अल अक्सा मस्जिद में हुआ, और इस हिंसा के अंतर्गत जो है 160 लोगों से अधिक लोग जो है घायल हो गए। और ये अल अक्सा जो मस्जिद है ये इस्लाम के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। आइए अब जानते हैं हम इजराइल फिलिस्तीनी संबंध का जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपके सामने मैप है उसमें आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर जो पूरा शेडेड है ये है फिलिस्तीन, और इजराइल यहाँ पर आपको बहुत ही कम रूप में देखने को मिलेगा। ये कब की बात है? ये 1946 का है। फिर यूएन का इंटरप्शन हुआ, तो यूएन के इंटरप्शन से क्या हुआ कि इजराइल यहाँ पर आ गया और धीरे धीरे फिलिस्तीन यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। फिर 1967 में जाकर के जो थोड़ा बहुत एरिया था, ये गाजा पट्टी के पास का एरिया और पश्चिमी एरिया पूरा, ये इजराइल ने इस पे कब्जा कर लिया। फिर 2010 में जाकर के ये चित्र कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि यहाँ पे फिलिस्तीन बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो इजराइल है, इजराइल जो है ये फिलिस्तीन की जो जमीन है उस पर धीरे धीरे अधिग्रहण करता जा रहा है। तो लगभग टोटल 64 साल में, यानी कि 1946 से लेकर के 2010 तक जो फिलिस्तीन थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। अब ये जो कारण बना, ये जो कंडीशन बनी हुई है, इसके पीछे का इतिहास है। तो 1917 में एक जो है विदेश सचिव आए थे, आर्थर जेम्स बलफोर। तो ये तत्कालीन जो है विदेश सचिव थे। तो इन्होंने बलफोर घोषणा की थी और उसके अंतर्गत ब्रिटेन का इन्होंने जो है आधिकारिक रूप से समर्थन किया था और फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण की बात की थी। अब ये बलफोर जो घोषणा हुआ था इसमें जो है जो मौजूदा गैर यहूदी समुदाय थे उनके अधिकारों के संबंध में कोई बात नहीं की गई थी, उससे संबंधित कोई तथ्य नहीं मिले थे। और फिर 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपनी सुरक्षा बल को हटा लिया था। क्यों हटा लिया था? क्योंकि अरब और यहूदी के बीच जो हिंसा चल रही थी उसको ये समाप्त करने में असफल रहे। और फिर अरब और यहूदियों के बीच जो टकराव बनी हुई थी, टकराव की स्थिति जो बनी हुई थी, समाप्त करने के उद्देश्य से या जो मुद्दा था ये नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र के अधीन कर दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र ने जो है फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की अलग अलग स्थापना करने की बात की और इसके प्रति जो है एक विभाजन योजना को भी प्रस्तुत किया। लेकिन फिलिस्तीन में रह रहे कई यहूदियों ने तो इस विभाजन को स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिकांश अरबों ने इस पर अपनी सहमति नहीं प्रकट की थी। फिर जाकर के 1948 में यहूदियों ने इजराइल के आसपास के जो स्वतंत्र अरब देश थे उन पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन युद्ध के अंत में जो इजराइल था उसने संयुक्त राष्ट्र के विभाजन योजना के अनुसार जो प्राप्त भूमि थी वो तो अपने पास रखा ही रखा, लेकिन उसके अगल बगल की भी जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। और इस युद्ध के पश्चात जो है जॉर्डन जो था उसने वेस्ट बैंक और जेरूसलम के पवित्र स्थलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और मिस्र ने जो है गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर 1964 में जाकर के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का निर्माण हुआ और 1967 में अरब इजराइल के बीच में युद्ध हुआ
6 दिनों तक चला और इसके अंत में इजरायली सेना ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक तक और सीरिया से गोलन हाइट्स तक और पूर्वी जेरूसलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। फिर 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को पर्यवेक्षक की संज्ञा प्रदान की 1975 में। फिर 1978 में कैंप डेविड अकार्ड नामक जो है शांति रूपी ढांचा को प्रस्तुत किया गया और यह जो था वो किस लिए था कि इजराइल और उनके पड़ोसी जो देश थे उनके बीच में शांति स्थापित हो सके। इसके उद्देश्य से अमेरिका ने मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत किया था जिसका नाम कैंप डेविड अकार्ड्स है। फिर आगे चलकर 1981 में इजराइल ने गोल्डन हाइट्स पर भी अपना कब्जा बना लिया, प्रभावी रूप से अधिकार में कर लिया, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से इसको कोई मान्यता ऐसी नहीं दी गई। फिर 1987 में हमास नामक एक जो है संगठन का जन्म हुआ और इस संगठन का जो उद्देश्य था वो ये था कि हिंसक जिहादी रूप से वो फिलिस्तीन पर मुस्लिम धर्म का विस्तार कर सके। फिर इजराइल ने पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जिसकी वजह से क्षेत्रों में तनाव व्याप्त हो गया और इसके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी विद्रोह यानी कि इंतिफादा भी हुआ और इस विद्रोह में फिलिस्तीनी सैनिक और इजरायली सेना के बीच में यह जो है एक छोटे से युद्ध का रूप ले लिया था। फिर 1988 से पहले जॉर्डन जहां पर अपना दावा करता था जॉर्डन ने त्याग कर दिया। जैसे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पर ये दावा करते थे पश्चिमी किनारों के क्षेत्रों पर, पूर्वी जेरूसलम के क्षेत्रों में ये दावा करते थे, तो ये सारे दावे इन्होंने जॉर्डन ने 1988 में त्याग दिए। फिर 1993 में ओस्लो समझौता आया और इस ओस्लो समझौता के अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने तथा हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर दोनों ने अपनी सहमति प्रकट की थी। फिर इसी ओस्लो समझौता के अंतर्गत ही एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की गई और ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के भागों में थे, लेकिन इनके पास जो है बहुत ही सीमित स्वायत्तता थी, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फिर 2005 में इजराइल ने गाजा की बस्तियों से यहूदियों को एक तरफ बुला लिया, एक तरफ वापसी करा ली, लेकिन इजराइल ने जितने भी इनके नाकाबंदी थे उस पर इन्होंने कठोर नियंत्रण भी बनाए रखा था। फिर 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण चुनाव में जीत हासिल कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो फिलिस्तीनी थे वो दो भागों में बट गए, एक था फतह आंदोलन और दूसरा था हमास। फतह आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो राष्ट्रपति महमूद अब्बास थे और हमास जिसका गठन हुआ था जो कैबिनेट और सदस्यों पर नियंत्रण रख सकेगा, ये दो भागों में विभाजित हो गया। फिर 2007 में जाकर के फतह और हमास की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ, लेकिन इस सरकार के गठन के कुछ महीने बाद ही जो फिलिस्तीनी आंदोलन था उसका विभाजन हो गया और जो हमास के सैनिक थे उन्होंने गाजा से फतह का समर्थन किया और फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास थे, ये वेस्ट बैंक में स्थित एक शहर है जिसका नाम है रामल्लाह, वहां पर एक नई सरकार का गठन किया जिसे शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और गाजा जो है हमास के नियंत्रण में ही रहा। फिर 1975 में जो घटना हुई थी उसको 2012 में उलट दिया गया, यानी कि जो फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक की उपाधि दी गई थी उसको 2012 में रिवोक कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के प्रतिनिधित्व को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया और फिर 2014 में इजराइल ने अनेक हमास सदस्यों को गिरफ्तार किया। क्यों किया? क्योंकि 3 यहूदियों की जो नवयुवक थे उनकी मौत हो गई थी, तो उसका प्रतिशोध लिया था। और फिर फतह और हमास ने एक संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन इन दोनों गुटों के मध्य अभी भी अविश्वास बना हुआ है। आइए अब देखते हैं हम विवादित प्रदेश। तो पहला विवादित प्रदेश है वेस्ट बैंक। अब ये वेस्ट बैंक कहाँ पर है? तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है और वेस्ट बैंक का एक सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम रामल्लाह है। यह शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। इजराइल ने 1967 में जो युद्ध हुआ था उसमें इसने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा है गाजा। तो गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। तो 1967 का जो वॉर हुआ था उसमें इजराइल ने
इस पट्टी पर अधिग्रहण किया था, लेकिन गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों का जो नियंत्रण था, दिन प्रतिदिन के जो प्रशासन हुआ करते थे उसका जो नियंत्रण था, ये ओस्लो जो समझौता हुआ था उसके अधीन था, उसके अनुसार ही होता था। फिर 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को हटा लिया था और उसने इन पर अंतरराष्ट्रीय पहुंच के माध्यम से नियंत्रण भी बना रखा था। नेक्स्ट है गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स क्या है? ये एक टाइप का पठार है। कैसा पठार है? ये सामरिक पठार है। इसको जो है 1967 के वॉर में इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था और इजराइल ने 1981 में इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन इजराइल का उठाया यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता नहीं दी गई। नेक्स्ट है फिलिस्तीनी प्राधिकरण। तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण का जो सृजन हुआ वो 1994 में हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? वो ओस्लो समझौता के अंतर्गत हुआ। तो ये जो प्राधिकरण था, ये फतेह गुट के जो राष्ट्रपति थे महमूद अब्बास के नेतृत्व में चलने वाला फिलिस्तीनी लोगों का आधिकारिक शासी निकाय था। भ्रष्टाचार और राजनीतिक कलहों के कारण फिलिस्तीन प्राधिकरण एक ऐसे अस्थायी संस्था बनने में असफल रहा जैसी इसका सृजनकर्ताओं ने अपेक्षा की थी। नेक्स्ट है फतेह। इसका जो है गठन किसने किया? वो स्वर्गीय यासिर अराफात ने किया, 1950 के दशक में किया था। और फतेह जो है फिलिस्तीन का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट है। तो हमास क्या है? तो अमेरिका सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त एक आतंकवादी संगठन है और 2006 में हमास ने फिलिस्तीन प्राधिकरण के विधायी चुनावों में अपनी जीत दर्ज की थी और 2007 में गाजा से फतेह को निष्कासित कर दिया था और फिलिस्तीनी आंदोलन का भौगोलिक रूप से विभाजन भी कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं द्विराज्यीय समाधान। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये एक प्रस्ताव था, 1974 में प्रस्ताव दिया गया। इसके अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया गया कि इन दोनों में से एक राज्य में यहूदी और अन्य में फिलिस्तीनी अरब बहुसंख्यक स्थिति में होंगे, लेकिन यह जो विचार था ये अरबों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये था पूरा वीडियो हमारा, जिसमें हमने वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो टकराव का कारण है उसको देखा और पास्ट में ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये वर्तमान स्थिति बनी हुई है। तो वो सारे संदर्भों को हमने यहाँ पे देखा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।